2027 का सूरज तुलू हो रहा है और शहर भर में हेलो की आवाज गूंज रही है। हर जगह चौराहों पर अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर आवेजा है और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर शहर का कराची हैदराबाद का मुकम्मल निजाम MQM के पास आ चुका है, जिसकी क़यादत अल्ताफ हुसैन कर रहे हैं। ये बाज़गश्त एक बार फिर इसलिए सुनाई दी जा रही है क्योंकि एक हालिया इंटरव्यू में 10 साल के प्रोजेक्ट की बात की गई कि 10 साल पूरे हो रहे हैं 26 में। आप कहना ये चाह रहे हैं कि 22 अगस्त 2016 से आप भाई लगा ये रहे 10 हैं। साल पूरे, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। 10 साल इनके पूरे हो रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट। ये इंटरव्यू फहीम सिद्दीकी ने लिया और उसमें अनीस एजुकेट मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हर प्रोजेक्ट 10 साल के लिए आता है। क्या ये बात दुरुस्त है? और क्या 22 अगस्त 2016 के बाद 2026 में 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और वो असातीरी लफ्ज़ के हेलो की आवाज़ आने वाली है? अब वो क्या हकीकत का जामा पहनने वाला है? और उसकी बुनियाद पर क्या अब एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली है? हम आज पूरे इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हम तफसील के साथ इस सारे चीज़ों का जायजा लेंगे। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह आपके पास एक छोटी सी शर्त जरूर आयद करता हूं कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी शुरू होती है मौजूदा इस साल के साल 2026 के शुरू होते ही 3 जनवरी से। 3 जनवरी को एक इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू से पहले 28 तारीख को मुस्तफ़ा कमाल साहब अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ यकदम बोलना शुरू कर देते हैं। अभी कोई जवाब नहीं होता, अभी कोई माहौल भी नहीं होता और अभी कोई सियासी खींचतानी का जवाब भी नहीं होता। उसके 3 दिन के बाद एक इंटरव्यू नशर होता है जिसमें ये बात कही जाती है कि अब MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब का वक्त शायद ख़त्म हो रहा है, कि 10 साल का प्रोजेक्ट था मुस्तफ़ा कमाल साहब और उसमें कोई भी डिलीवर नहीं किया गया। लेकिन 92 से 2002 तक 2002 तक उसके बाद बिल्कुल वो वाइंड अप हो गए। ठीक है। हाँ, फिर ऐसे ही रखा जाता है जैसे आजकल रखा हुआ है उनको भी। जब जरूरत पड़े खुदक लो, उसके बाद बैठ जाओ। इन सारी बातों से पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का प्रोजेक्ट किस तरीके से लॉन्च हुआ था और फिर इस प्रोजेक्ट के बाद के असरात क्या मुरतब हुए और वो सुर्ख लकीर के जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रखी गई है, क्या वो सुर्ख लकीर मिट चुकी है? ये वो सवाल है कि जो आज के तमाम तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आइए सबसे पहले 2 लफ्ज़ों पर गौर करते हैं। ये हेलो की आवाज़ है क्या? अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब का ही नुक्ता नज़र लिया जाए तो वो ये कहते हैं कि हेलो की आवाज़ तो रोज़ आ रही है, रोज़ अल्ताफ़ हुसैन साहब खिताब कर रहे हैं, तो फिर कौन से हेलो की आवाज़ की ज़रूरत है? सवाल ये नहीं है कि आखिर ये हेलो की आवाज़ का तो रोज़ आ रही है, मसला है इस असातीरी यानी एक जादुई जुमले का कि हेलो की आवाज़ आएगी और सब ठीक हो जाएगा। दर हकीकत ये हेलो की आवाज़ है क्या? हेलो की आवाज़ का पहला वजूद या पहला जवाब आता है 1992 में। 1992 वो वक्त होता है कि जब अल्ताफ हुसैन साहब अपनी खुद साख्ता जलावतनी के तौर पर लंदन चले जाते हैं और ये वही वक्त होता है कि जब MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू होता है और फिर वहाँ से टेलीफोनी ख़िताब शुरू होते हैं कि जिसमें हेलो की आवाज़ का ज़िक्र होता है। दर हकीकत ये हेलो की आवाज़ का मतलब ये होता है कि जैसे ही हेलो की आवाज़ आती है, पूरी MQM के अंदर मौजूद एक ऐसा डिसिप्लिन होता है कि जिसमें कहा जाता है कि वहाँ से 1 2 3 और हेलो की आवाज़ आती है तो पूरे MQM के मजमे में खामोशी इस हद तक हो जाती है कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ आ जाए। दर हकीकत ये इशारा उस नज़्म ज़ब्त की तरफ होता है कि जो रियासत के अंदर एक रियासत तश्कील करती है और वो रियासत इतनी मजबूत होती है कि उसके कारकुनान हर फैसला उसी हुक्म की बुनियाद पर करते हैं, चाहे शहर में सफाई हो, चाहे शहर में वोटिंग का सिलसिला हो, या शहर में चाहे फिर हड़तालों का सिलसिला हो। यह हेलो की असातीरी आवाज़ का वक्त या ये वो चीज़ होती है कि जो ये बात का तयन करती है कि यहाँ पर नज़्म व निज़ाम इस
حد تک کنٹرول تھا کہ ایک اشارے پر تمام کی تمام چیزیں ہو جاتی تھیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات بہت زیادہ سچائی سے سمجھنی ہوگی کہ در حقیقت ہیلو کی آواز کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایک ٹیلی فون کال نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب ایک ایسا نظام ہوتا ہے کہ جو ریاست اور حکومت کے برابر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ تمام کے تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. وہ کراچی کے نہ صرف شہری علاقوں کی معیشت کو کنٹرول کرتا ہے، وہ شہری علاقوں کی نظم و نسق کو کنٹرول کرتا ہے، وہ شہر میں اپنی مرضی کا میئر منتخب کرواتا ہے، وہ قانون سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور پھر 90 کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کے مرکز پر نہ صرف حکومت گرانے بلکہ بنانے کا بھی جواز پیدا ہو جاتا ہے. تو در حقیقت یہ ہیلو کی آواز اس نظام کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہوتی ہے. تو کیا ہیلو کا نظام لایا جائے گا؟ اب اس بات کو یہاں روکنے کے ساتھ ساتھ ہم اسے اگلی گفتگو کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. The red line of Pakistani bureaucracy means endless waiting. دوسرا اہم نقطہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑی بات، کہ ریاست کے اندر ایک ریاست کو تسلیم کر پاتی ہے. ایم کیو ایم کے وجود سے ہی یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جانے لگا تھا. ایم کیو ایم کا نظم و نسق 1984 اور 1986 میں جس قدر مضبوط ہوا، اس میں ایک ایسا نظام تشکیل پایا کہ جو ہمیشہ ریاست کی آنکھ میں کھٹکتا رہا. اس نے کہا کہ یہ حکومتوں کے اوپر ایک حکومت بن جاتی ہے جہاں حکومت کا اثر و رسوخ کمزور ہو جاتا ہے. در حقیقت یہی وجہ تھی کہ ایم کیو ایم کو ختم کر کے اس طاقت کے بلبوتے پر ایک سرخ لکیر کھینچ دی گئی کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ ریاست کے اوپر ایک ریاست یا حکومت کے اوپر ایک حکومت کا نظام قائم نہیں ہوگا. مگر سوال یہ آتا ہے کہ کیا واقعی میں وقت کے ضرورت بنیاد پر اس میں شدت اس وقت رونما ہوتی ہے کہ جب 1997 کا آپریشن ایم کیو ایم کے اوپر حکیم سعید کے کیس کے بعد شروع ہوتا ہے اور سن 2002 میں اس وقت کی ڈکٹیٹرشپ یعنی کہ اس وقت پرویز مشرف کو اتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایم کیو ایم سے مطالبہ کرتے ہیں اور ایم کیو ایم حکومت کا حصہ بنتی ہے. در حقیقت یہ ضرورت کا پہلو ہی ہوتا ہے کہ جس کے بعد 2002 کے اندر اس بات کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ اب ہیلو کی آواز اس حد تک طاقتور ہوتی ہے کہ ریاستیں اس سے مجبور ہو جاتی ہیں اور حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک الحاق ہوتا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کیا وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ اب ان کی ضرورت ایک بار پھر محسوس ہوئی ہے. یہی وہ سوالات ہیں کہ جو جوابات کریں گے اس کہانی کو. اب آپ دو پہلوؤں کو سمجھ چکے ہوں گے. سب سے اول بات یہ کہ ہیلو کی آواز کیا اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ایک نظام قائم کرے. دو، اس کا نقطہ یہ ہے کہ کیا ریاست کے اندر ہی ریاست کے اوپر ایک ریاست قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے. تو جواب نفی میں آتا ہے. اور پھر کیا تیسرا پہلو کہ کیا وہ ضرورت محسوس ہو چکی ہے کہ سال 2002 کے اندر محسوس ہوئی تھی اور الطاف حسین صاحب یا ایم کیو ایم کے اوپر آپریشن پھر ایک جواز بن گیا تھا. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم ان سوالات کے جواب ڈھونڈیں گے. آئیے پاکستان کے وجود سے اب تک کی صورتحال کو سمجھتے ہیں. پہلے ہم قومی دھارے کی سیاست کو سمجھتے ہیں، پھر ایم کیو ایم کی سیاست کو سمجھتے ہیں اور پھر ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ کیا اس وقت وہ وقت آیا ہے یا نہیں آیا ہے. سب سے پہلے پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے تو 1947 کے اندر قائم ہونے والا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جلد رحالت کے بعد ایک نئے سیاسی بحران کا شکار ہوا. یہ بحران اس حد تک شدید ہوا کہ 10 سال تک اتنی تیزی کے ساتھ وزیر اعظم بدل جایا کرتے تھے کہ مت تصور کیجیے. 1958 کے اندر مسلسل وزرائے اعظم اور صدور کی تبدیلی کے بعد مارشل لاء کا نظام رائج ہوتا ہے. کل یہ 10 سال کا وقت ہوتا ہے، یعنی 1948 سے لے کر 1958 تک. 1958 میں ایک مارشل لاء لگتا ہے. مارشل لاء ایوب کے زمانے کا لگتا ہے. سیاسی قوتوں کو دبایا جاتا ہے اور 1958 سے لے کر 1968 تک ایوب خان کا دور حکومت اپنی طاقت کی مثال رہتا ہے. اسی دور میں سیاسی آوازیں تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یحییٰ خان کا مارشل لاء ایک نئی شکل کے ساتھ سامنے آتا ہے اور 10 سے 12 سال کے اندر ایوب خان کا دور حکومت ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک نیا سسٹم چلتا ہے اور ایک سیاسی نظام کی بازگشت ہوتی ہے. 1967 میں بننے والی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے اندر آتی ہے اور 1978 کے اندر اس کا زوال ہو جاتا ہے. یہ بھی کل 10 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے. ایک بار پھر مارشل لاء لگتا ہے 1978 سے لے کر 1988 تک اور پھر مارشل لاء کا دور آگے مزید بڑھتا ہے نہ بڑھتا، لیکن ضیاء الحق کی ایک حادثے بلکہ ایک دھماکے کے اندر یہ ساری کہانی پلٹ جاتی ہے.
1988 के बाद से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 बार हुकूमत बनती है, नवाज शरीफ साहब की 2 बार हुकूमत बनती है और फिर 1999 के अंदर ये सिस्टम लपेट दिया जाता है। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का माशाल्लाह लगता है 11 साल उसके सिलसिले को रखते हैं और फिर परवेज़ मुशर्रफ का माशाल्लाह तकरीबन 9 साल रहता है। परवेज़ मुशर्रफ के माशाल्लाह की कमज़ोरी के बाद यहाँ सियासी हुकूमतें तश्कील पाती हैं और फिर एक हाइब्रिड निज़ाम की गुफ्तगू और उसकी बाज़गश्त शुरू हो जाती है। 2008 के बाद से लेकर 2018 तक बहुत ज़्यादा सियासी जमातें अपनी ताकत में रहती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम एक हाइब्रिड की तरफ जाता है और 2018 के अंदर ये मामलात मुकम्मल हाइब्रिड निज़ाम की तरफ चले जाते हैं। इमरान खान का 3.5 साल का वक्त और अब तक के वक्त को अगर आप काउंट कीजिए तो इसे कुल हुए हैं, आप उस वक्त से अब तक के काउंट कीजिए तो इसे 7 साल हुए हैं और इसमें हाइब्रिड निज़ाम अपनी ताकत रखता है। तो वाक़यात और हालात तो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि हर 10 साल के बाद तब्दीली रोनुमा ज़रूर होती है। मगर क्या अब ये बात एमक्यूएम की सतह पर भी लागू होती है? 1984 के अंदर बनने वाली एमक्यूएम के लिए ये वक्त हमेशा मुश्किल तरीन रहा है। 1986 में उनकी ताकत में आने के बाद जो सियासी ताकत उनके पास मौजूद थी, उसके सिर्फ और सिर्फ 6 साल के बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू होता है और फिर 1992 से लेकर 2002 तक उनके ऊपर ये वक्त बड़ा ही कड़ा रहता है। 2002 के बाद उनमें तब्दीली रोनुमा होती है और 2002 से लेकर 2013 तक उनकी हुकूमत रहती है, वफाक के अंदर भी और सूबों के अंदर भी रहती है। तो कुल ये वक्त 11 साल का होता है। 3 साल 2013 से लेकर 2016 तक एमक्यूएम में टूट फूट और ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहता है और उसके बाद 2016 में मुकम्मल तौर पर पाबंदी और फिर 2026 ये साल हो गया, यानी कि कुल 10 साल हो गया। अगर उसी फार्मूले को आप देखिए तो आपको शायद ये बात ठीक लगेगी। और उसके बाद अब जब अनीस एडवोकेट ने इस बात का जिक्र किया था तो अब ये मामला किस तरीके से जाता है। 2016 जो एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन 2013 में शुरू हुआ था, उसमें उरूज उस वक्त आया था कि जब 2016 के मार्च में मुस्तफ़ा कमाल साहब को लॉन्च किया गया था। इसमें कोई डर और कोई अब ये दो राहें मौजूद नहीं है, ये बात सबके सामने मौजूद है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब 2016 के मार्च में लॉन्च किए गए और 2016 में ही 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर ने तमाम चीज़ें समेट ली। मसला ये है कि 2015 में ही एमक्यूएम के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन की धाक बैठ दी गई थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब के उस हैलो के ऊपर पाबंदी दर हकीकत 2015 के सितंबर में आयद हो गई थी। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या अब वाकई में ज़रूरत ख़त्म हो गई? 2016 से लेकर 2026 तक के अगर आप वक्त को देखिए तो इसमें बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रोनुमा हुई है। अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जब पाबंदी आयद की गई और उनका तंजीमी ढांचा अपने आप से हटा दिया गया, उनके पास से हट गया, तो उसके बाद उस हैलो की आवाज़ में वो निज़ाम मौजूद नहीं रहा कि जो कि 1992 के ऑपरेशन के बाद से था। यानी कि हैलो के निज़ाम के साथ ही तंजीमी ढांचा इस हद तक मजबूत होता था कि वो उस असातीरी लफ्ज़ के साथ ही मूव करता था और फिर वो जुमला कि यानी कि अगर सुई भी गिराई जाए तो वो आवाज़ आती थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब की सबसे मजबूत चीज़ या सबसे अहम चीज़ उनका तंजीमी नज़्म व ज़ब्त और तंजीम मौजूद थी कि जो इस सारी चीज़ों को वहाँ पर लागू करती थी। 2026 में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये कि उनके पास वो तंजीम मौजूद नहीं है और ये तंजीम सिर्फ उस सूरत में वापस आ सकती है कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान को उसके साथ दोबारा इलाक़ किया जाए या फिर उन्हें दोबारा से यहाँ पर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। रियासत इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जिसका नाम कहा जाता है या हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इस सतह पर इतनी मजबूत तस्वुर की जाती है कि वो अपने साथ एक और मुतबादिल निज़ाम कायम नहीं करने देगी। हैलो की आवाज़ के साथ ही वो एक मुतबादिल निज़ाम कायम होगा और इस वक्त किसी भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर एक मुतबादिल निज़ाम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस सारी सूरत हाल में 2016 में जो अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की हैसियत थी, अगर आज उस हैसियत को देखा जाए तो वो अवामी सतह पर अपनी इतनी मजबूत पोजीशन हासिल नहीं कर सके हैं कि जो कि 10 साल के अंदर होनी चाहिए। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बात बताते हैं कि अवामी सतह पर उनकी पजीराई उस तरीके से मौजूद नहीं कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुतबादिल के तौर पर सामने आ सकती। लेकिन क्या इस जवाब को बनाते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब को दोबारा से मौका दिया जाएगा और 2027 के सूरज उठते ही क्या ये सारी सिलसिले बहाल हो जाएंगे? तो अभी ये फैसला बहुत दूर बाकी है। क्यों दूर बाकी है? अब इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि
MQM को जब कभी भी मौका दिया गया या किसी भी मुतबादिल सियासी निज़ाम को उस वक्त मौका दिया जाता है कि जब वफाक को इसकी ज़रूरत पेश आए। क्या वफाकी हुकूमत को इस वक्त यहाँ पर कराची शहर के अंदर या सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबिल किसी और मजबूत निज़ाम की ज़रूरत महसूस हो रही है कि जो उसे ज़्यादा ताकत दे सके? सन 2002 का मसला ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त की मुशर्रफ गवर्नमेंट का कोई अच्छा इलाक़ नहीं हो पाया था। एक कनेक्शन ज़रूर मौजूद था लेकिन अच्छा इलाक़ मौजूद नहीं था, और सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को हटाकर एक निज़ाम की ज़रूरत थी, जिसके लिए जहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की MQM को उस वक्त आगे मूव किया गया था। कहने का मकसद यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस हद तक मौजूदा इस्टाब्लिशमेंट या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के साथ अपने आप को मिला चुकी है, उसमें इस बात के इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतबादिल कोई और निज़ाम को बनाया जाए या लाया जाए। इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस असातीरी लफ्ज़ की सब लोगों को ज़रूरत या उस निज़ाम के ऊपर एक निज़ाम की एक ज़रूरत जो महसूस की जा रही है, उसमें पाकिस्तान के इस्टाब्लिशमेंट या पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्के इस वक्त बिल्कुल उस तरफ जवाज़ नहीं बना रहे कि जनाब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हटेंगे। एक बात को आप बहुत ज़हन में रखिएगा कि भले मुस्तफ़ा कमाल साहब का प्रोजेक्ट कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन यहाँ पर जब तक वफाक को इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर यहाँ पर सिंध के अंदर कोई बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो सके, तब तक उस असातीरी लफ्ज़ या उस असातीरी जुमले को यहाँ पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। मौजूदा हालात और मौजूदा वाक़यात आपको उसी तरफ इशारा करते हुए नज़र आते हैं। 2001 में अगर परवेज़ मुशर्रफ चाहते तो उस निज़ाम को कर सकते थे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 की बजाय 2002 के उस इंतखाबात को बनाया कि जब बल्दियाती निज़ाम नहीं बल्कि जनरल इलेक्शन होने थे। बल्दियाती निज़ाम के वक्त MQM को उस तरीके की हैसियत हासिल नहीं दी गई थी। मौजूदा वफाक में इस हाइब्रिड निज़ाम को इस सिस्टम के साथ चलते हुए अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं। इस 4 साल के बाद अगले 2 सालों के अंदर क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होगी, उसी के साथ इस बात का जवाब पैदा होगा कि अब क्या कराची सिंध के अंदर कोई मुतबादिल निज़ाम की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, और उसी की बुनियाद पर फिर ये फैसला होगा कि अब आइंदा दिनों के अंदर मामलात या हकीकतें किस तरफ जाएगी। ये वो बुनियादी सवाल है कि जो दिया जाए। इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जितने भी प्रोजेक्ट्स सन 2016 में चलाए गए थे, वो तमाम के तमाम अब अपना वक्त वाकई में मुकम्मल कर चुके हैं, चाहे उसमें इमरान खान की सियासत हो या फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब का जवाज़ हो या फिर और लोगों के जवाज़ हो। लेकिन इस अभी तक कम अज़ कम अगले आइंदा इलेक्शन तक ये सूरत हाल होती हुई नज़र नहीं आती। आइंदा इलेक्शन के अंदर जिसे मुतवक्के तौर पर 2029 का इलेक्शन कहा जा रहा है, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें तब्दील होगी, और अगर इसका माहौल बनना शुरू होगा तो तमाम का तमाम माहौल 2027 से बनना शुरू होगा, और उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। ये मैं तज्ज़िया नहीं पेश कर रहा, बल्कि मैंने आपको कड़ी से कड़ी मिलाकर बताई है कि किसी भी तौर पर हुकूमतों के ऊपर एक हुकूमत कायम करना और उस हैलो की आवाज़ को एक मुनज़्ज़म तौर पर पेश करने की ज़रूरत सिर्फ उस वक्त महसूस होगी कि जब वफाक को उसकी ज़रूरत महसूस हो, वरना बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से फ़िलहाल चलते रहेंगे, और इसमें तब्दीलियाँ जो रोनुमा होंगी वो 2027 से होंगी, जब 2029 के इलेक्शन की तैयारी और अगले बल्दियाती निज़ाम की तब्दीली की तरफ इशारा हो रहा होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा।